हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग देख रहे थे प्राचीन बिहार स्पेशल में हम लोग का प्राचीन बिहार चल रहा था, जिसमें हम लोग मगध महाजनपद के बारे में पढ़ रहे थे। मगध महाजनपद जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह। राजगृह का अर्थ होता है कि राजाओं का घर, जहाँ राजाओं का घर है उसी को कहते हैं राजगृह। मगध उस समय में जो 16 महाजनपद थे, उनमें से मगध सबसे तेज गति से मगध का विकास हुआ। विकास का कारण था कि मगध को एक से बढ़कर एक प्रतापी, एक से एक बढ़कर के महत्वाकांक्षी शासक मिलते गए, जिसके कारण क्या हुआ, मगध का विकास होते गया, मगध का विस्तार होता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि मगध साम्राज्य ही पूरे भारत में छाया हुआ था। ठीक है, तो मगध का सबसे प्राचीन जो वंश था वो कौन सा था, तो बृहद्रथ वंश, जिसका कि एक प्रतापी शासक जरासंध और भीम की लड़ाई के बारे में, युद्ध के बारे में हमें महाभारत में पता चलता है। ठीक है, उसके बाद आया हर्यक वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हर्यक वंश में हम लोग पढ़ रहे थे, बिंबिसार के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। बिंबिसार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, और कुछ फिर से हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिंबिसार के बारे में। ठीक है, तो बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार क्या हुआ था, मगध की गद्दी पर बैठा था, और इसने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने अपने मगध के साम्राज्य को बढ़ाने का फैसला लिया। तो या दो ही उपाय थे बढ़ाने का, एक तो युद्ध और दूसरा विवाह की नीति। तो इसने दूसरा रास्ता चुना, विवाह की नीति का, और इसने लगातार ये विवाह करता रहा। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार माने तो इसने लगभग 500 से 1000 के बीच शादियां की थी, लेकिन उतना नहीं हो सकता है। लेकिन इसने अपने राज्य विस्तार के लिए विवाह का नीति अपनाया था। ठीक है, तो इसने इसी क्रम में लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी कौन, चेलना से विवाह किया था। उसके बाद कौशल के नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। ठीक है, इस तरह से इसने विवाह की नीति के द्वारा ये अपने राज्य का विस्तार करता रहा। अंग के राज्य को जीत लिया। अंग राज्य को जीत करके इसने अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। अंग को जीतने के बाद इसने अपने पुत्र अजात शत्रु को अंग का राज्यपाल नियुक्त किया था। बिंबिसार के शासन में अजात शत्रु जो है अंग का राज्यपाल था। अब बिंबिसार के, अब देखिए, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, ये दोनों जो हैं ये तीनों समकालीन हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर बिंबिसार के ही समकालीन, ये तीनों एक ही टाइम पीरियड के हैं। वैसे तो महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों अजात शत्रु के काल में भी थे, दोनों जीवित थे, लेकिन ये दोनों के कम समय में, बुद्ध और महावीर जो है बिंबिसार के समय में भी थे और अजात शत्रु के समय में, दोनों के समय में ये बुद्ध और महावीर दोनों थे। ठीक है, बिंबिसार लगातार 52 वर्षों तक मगध की गद्दी पर में राज करता रहा। उसके बाद उसका जो है पुत्र आया। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजात शत्रु आया। अजात शत्रु ने 493 ईस्वी पूर्व में, इसने 493 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर करके ये क्या बना, मगध का शासक बना। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 493 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु मगध के गद्दी पर बैठा। तो अब आगे देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। ठीक है, अजातशत्रु, इसका उपनाम कुनिक भी था। इसका उपनाम कुनिक नाम से भी इसको जाना जाता है, अजातशत्रु को। ये कब मगध की गद्दी पर में बैठा था, तो 493 ईस्वी पूर्व में। 493 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु मगध की गद्दी पर में बैठा था। जिस समय बिंबिसार का शासन था, उस समय
अजातशत्रु क्या कर रहा था, तो अजातशत्रु अंग का राज्यपाल उस समय में था। अजातशत्रु जब शासक बना तो अपने पिता की हत्या करके बना। तो इसके पिता की मृत्यु के बाद इसकी जो पिता की जो पत्नी थी महाकौशला, इसकी सौतेली माँ महाकौशला, वो भी दुख के कारण उसकी भी क्या हुई, मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई तो ये बात जब कौशल नरेश प्रसेनजीत को पता चला, तो इसने क्या किया कि अजातशत्रु के साथ इसने युद्ध किया। और इसके पिता को जो काशी का जो क्षेत्र दिया था, वो काशी का क्षेत्र भी छीन लिया और अजातशत्रु के साथ युद्ध भी किया। इसमें 2 बार युद्ध किया। पहली बार में प्रसेनजीत जीत गया, अजातशत्रु को हरा करके प्रसेनजीत जीत गया, उसको बंदी बना लिया। लेकिन फिर दूसरी बार जब युद्ध हुआ, जब देखा इसने कि मगध बहुत बड़ा शासन है, मगध का जो साम्राज्य है वह बहुत बड़ा है, इसकी सेना बहुत बड़ी है, मगध को हराना आसान नहीं है। वो तो गलती से एक बार हरा दिए, लेकिन बार बार नहीं हरा सकते हैं। दूसरी बार जब युद्ध हुआ तब प्रसेनजीत ने क्या किया कि अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करवा दिया। दूसरी बार जब युद्ध हुआ तो उसमें प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह क्या किया, अजातशत्रु से करा दिया। इसके बाद अजातशत्रु ने जो दूसरा जो युद्ध लड़ा वो वैशाली के खिलाफ लड़ा था। वैशाली के खिलाफ लड़ा था। अजातशत्रु ने क्या किया, यहाँ पर में वैशाली को इसके पिता बिंबिसार ने भी नहीं जीता था, बिंबिसार भी वैशाली को नहीं जीता था। वो वैवाहिक संबंध के द्वारा इसने क्या किया था, अपने में मिला के रखा था। लेकिन अजातशत्रु चाह रहा था वैशाली पर भी किसी भी तरह वैशाली पर भी अपना कब्जा कर लिया जाए, वैशाली भी मगध के अधीन हो जाए, मगध में शामिल हो जाए। तो इसने क्या किया, वैशाली पर हमला कर वैशाली के साथ युद्ध किया। देखिए वैशाली के साथ जब युद्ध किया तो युद्ध से पहले इसने क्या किया, अपना एक गुप्तचर, अपने एक मंत्री जो कि था कि जिसका नाम था वर्षकार, अपने मंत्री वर्षकार को वैशाली गुप्तचर बना करके भेजा। वर्षकार जो है वैशाली में कुछ समय तक रहा। वहां पर में इसने देखा वहां पर में कि किस तरह से, किस दिशा से वैशाली में प्रवेश किया जा सकता है, कितने प्रवेश द्वार हैं और कितने गुप्त प्रवेश द्वार हैं, कहां से वैशाली में प्रवेश किया जा सकता है। वैशाली के साथ यदि युद्ध हुआ तो वैशाली की सेना कितनी बड़ी है, यो युद्ध को रोकने के लिए, युद्ध में जवाब देने के लिए कौन कौन तरीका उपयोग कर सकती है, किस तरह के हथियार हैं इसके पास। यदि युद्ध हुआ तो पहले कौन सा हथियार का उपयोग करेगी। यदि हम महल को, किले को तोड़ करके अंदर प्रवेश कर गए तो अंदर में, किले के अंदर ये किस हथियार से लड़ेंगे। तो इस सभी चीजों की जानकारी वर्षकार ने वहां कुछ समय रह करके, वैशाली में रह करके इन सभी चीजों का पता लगाया। और पता लगाने के बाद जब जाकर के अजातशत्रु को सारी सूचना दी और तब जाकर के अजातशत्रु ने वैशाली पर में आक्रमण किया और वैशाली को क्या किया कि जीत करके अपने राज्य में मगध में मिला लिया। अब इसके बाद इसी युद्ध में जो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मोकलीपुत्र गोसाल, मोकलीपुत्र गोसाल, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मोकलीपुत्र गोसाल, इनकी भी मृत्यु हो गई थी इस वैशाली के साथ युद्ध में ही।
वैशाली के साथ जब युद्ध हुआ था अजातशत्रु का, तो इसी युद्ध में आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मोकलीपुत्र घोषाल, इनकी भी क्या हुई थी, इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इधर अंग हो ही गया, वैशाली हो ही गया, फिर कौशल के साथ संबंध बन ही गया वजीरा से विवाह करके। अब नीचे एक बच गया अवंती। नीचे कौन सा क्षेत्र बच गया, अवंती। अवंती के साथ इसका संबंध अच्छा नहीं था। अवंती पर इसको हमेशा भय लगा रहता था कि कभी भी अवंती जो है मगध पर में आक्रमण कर सकता है, कभी भी अवंती क्या करेगा, मगध पर में आक्रमण कर सकता है। तब इसने क्या किया अजातशत्रु ने कि राजगृह का, अपनी राजधानी का जो है किलेबंदी करवाया, अपने राजधानी को का किलेबंदी करवाया। और इस किलेबंदी का साक्ष्य अभी भी कुछ न कुछ मिलता है। जब आप राजगीर जाइएगा तो वहां इस किलेबंदी के अभी भी कुछ कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसी के शासन काल में, अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके मृत्यु के बाद इनके अवशेषों पर में राजगृह में ही इसने क्या किया था, एक स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, तो अजातशत्रु ने ही एक स्तूप का निर्माण करवाया था। इन्हीं के याद में इसने 483 ईस्वी पूर्व में, इन्हीं के अधीन में 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु ने क्या किया था, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कहाँ, तो राजगृह में ही। कहाँ पर में किया था, तो इसने सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में इसने क्या किया था, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन सप्तपर्णी गुफा में राजगृह में ही 483 ईस्वी पूर्व में किसने करवाया था, तो अजातशत्रु ने करवाया था। इसने भी लगभग 32 वर्षों तक, ये भी लगभग 32 वर्षों तक शासन करता रहा, मगध की गद्दी पर बैठा रहा, मगध की गद्दी पर शासन किया 32 वर्षों तक अजातशत्रु ने। इसने अपने अंत समय में धीरे धीरे ये भी अपने पिता के रास्ते पर चलने लगा। यानी कि पिता ने जो रास्ता बनाया था कि वैवाहिक संबंध बना करके राज्य का विस्तार करना है, तो वही काम फिर से अजातशत्रु ने भी शुरू कर दिया कि विवाह के द्वारा राज्य का विस्तार करना है, विवाह नीति का प्रयोग इसने करना शुरू कर दिया। भगवान महावीर स्वामी का भी निर्वाण जो है, मृत्यु, महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर, 24वें जैन तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। इनकी मृत्यु भी इसी के शासन काल में 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में इसी अजातशत्रु के शासन काल में ही हुई थी। महावीर दोनों, बिंबिसार भी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन था, अजातशत्रु भी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन। इन्हीं के अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध का भी और महावीर स्वामी दोनों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब जो इसका पुत्र है, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, अब उसके बारे में देखते हैं। जिस तरह अजातशत्रु का पिता बिंबिसार सिंहासन गद्दी नहीं खाली कर रहा था, उसी तरह अजातशत्रु भी जब बैठ गया तो ये भी गद्दी खाली नहीं कर रहा था। जब गद्दी नहीं खाली कर रहा था तो फिर वही उपाय, जो काम इसने किया था वही काम इसके पुत्र ने भी किया। तो इसके बाद आया इसका पुत्र उदयन।
इसके बाद आया कौन, इसका पुत्र उदाइन। उदाइन ने अपने पिता की हत्या करके यह मगध की गद्दी पर में बैठा था। इसने 460 ईस्वी पूर्व में, उदाइन ने भी 460 ईस्वी पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ये मगध की गद्दी पर में बैठा था। ठीक है। अब जब ये अजातशत्रु के काल में उदाइन क्या था, तो उदाइन जो है अंग का यानी चंपा का जो है ये राज्यपाल था। अंग की राजधानी थी चंपा, तो वहां का ये क्या था, राज्यपाल था उदाइन। इसने 460 ईस्वी पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ये भी अपने सिंहासन पर में बैठा। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसे पितृहंता कहते हैं। पितृहंता, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसे पितृहंता कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ में इसे पितृहंता कहा गया है, लेकिन जैन ग्रंथ में इसे पितृभक्त कहा गया है। जैन ग्रंथ में इसे क्या कहा गया है, पितृभक्त कहा गया है। इसकी जैन ग्रंथ के अनुसार इसकी माता का जो नाम है, माता का नाम था पद्मावती। इसकी माता का क्या नाम था, तो पद्मावती इसकी माता का नाम था। ये उदाइन जो है जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु दोनों धर्मों को मानता था, दोनों धर्म की समान रूप से सम्मान करता था, दोनों धर्मों को समान रूप से देखता था। इसका बिंबिसार भी, भले बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन वह जैन धर्म को भी सम्मान देता था। ठीक है। इसने क्या किया, इसको तो पूरा राज्य बना बनाया मिल गया। पूरा ये जो मान लीजिए बिहार है, ये बिहार है, तो यहाँ ये मगध, ये अंग, ये वैशाली, ये कौशल, ये सब इसको एक तरह से इतना बड़ा ये क्षेत्र इसको बना बनाया मिल गया। तो अब इसने सोचा कि ये जो इसकी जो राजधानी थी कहाँ, राजगिरी के बारे में सभी को, लगभग इसके जितने भी दुश्मन थे सभी को पता चल गया था। यहाँ था एक अवंती, इसको भी पता चल गया था। राजगिरी के सभी जितने भी गुप्त दरवाजे थे, गुप्त द्वार थे, जितने भी, इसने तो किलेबंदी करवाया था अजातशत्रु ने, लेकिन सबकी जानकारी इसको हो गई थी। किसको, तो अवंती को। इसने सोचा कि अब राजगिरी जो है ये उतना सुरक्षित नहीं है, तो कोई ऐसा स्थान चुन लिया जाए जहां से पूरा पर निगरानी रखना, यानी पूरे को एक साथ कमांड करना भी आसान हो और सुरक्षित भी हो। तो इसने अपनी राजधानी जो है, इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र लेके चलाया। ये अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र लेके चलाया। पाटलिपुत्र में इसने अपनी राजधानी स्थापित की। पाटलिपुत्र क्या था, तो दो तरफ से, एक तरफ से इधर गंगा से, सोन से, और इधर पहाड़ी था। तीन तरफ से जो है ये सुरक्षित था। पाटलिपुत्रा जो स्थान था ये दो तरफ से, गंगा, सोन और पहाड़, तीनों से सुरक्षित था। पहाड़ के रास्ते तो प्रवेश करेगा नहीं कोई, बचा नदी, गंगा के इधर से यदि प्रवेश करेगा या फिर सोन के इधर से प्रवेश करेगा तो उसको नदी क्या करना पड़ेगा, टपना पड़ेगा, नदी को पार करना पड़ेगा। नदी इसका क्या करता था, किलेबंदी का कार्य करती थी नदी। और कोई भी यदि नदी से आएगा तो तैर के आएगा नहीं, नाव के सहारे आएगा। नाव लेकर के आएगा तो उसको दूर से ही देख करके उस पर में हम क्या कर सकते हैं, आक्रमण करके उसको गिरा सकते हैं, उसको नाव को वहीं हम ध्वस्त कर सकते हैं। देखिए अजातशत्रु का जो शासन था, अजातशत्रु ने जब वैशाली से पर आक्रमण किया था तो इस समय इसने दो नए हथियार का प्रयोग किया था। एक था रथ मूसल और एक था महाशिलाकंटक।
एक था रथ मूसल और एक था महाशिला कंटक। रथ मूसल, रथ के आगे एक मतलब कि पत्ती लगा हुआ था, जो देखे होंगे आप लोग बाहुबली मूवी में भल्लाल देव जो रथ चला रहा था, वो रथ, उसी को कहते हैं रथ मूसल। और महाशिला कंटक, वो महाशिला कंटक क्या है, एक बार में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा कर सकता है, एक साथ में बहुत सारे पत्थरों की वर्षा कर सकता है, वही है महाशिला कंटक। और रथ मूसल जो बाहुबली मूवी में देखे होंगे कि भल्लाल देव जो रथ का यूज कर रहा है, रथ का उपयोग कर रहा है, जिसमें आगे पत्ती लगी हुई है, आगे वो पत्ती के सामने जो भी आ रहा है वो सब कटता चला जा रहा है, वही है रथ मूसल। इन दो नए हथियारों का इसने क्या किया था, प्रयोग किया था वैशाली के साथ युद्ध में। तो उदयन के पास भी ये सारे हथियार हैं। नदी के रास्ते कोई यदि आएगा, आक्रमण करेगा राजधानी पर, तो महाशिला कंटक का प्रयोग करके पत्थर की जो है वर्षा, शिला की वर्षा करके उसके नाव को वही नदी में ही ध्वस्त कर दिया, उसको वहीं डुबा सकते हैं। ठीक है। तो ये अपनी राजधानी को कहाँ लेके चला आया, इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में लेकर के चला आया। ये जैन धर्म का अनुयायी था, इसने जैन धर्म की दीक्षा ले रखी थी, ये जैन धर्म का अनुयायी था। अजात शत्रु के समय में ये क्या था, तो चंपा का राज्यपाल था। अवंती के राजा, अवंती का जो राजा था, यहाँ के राजा पोलक, अवंती के राजा पोलक, अवंती के राजा पोलक ने क्या की थी, इसको उदयन की हत्या कर दी थी। अवंती के राजा पोलक ने उदयन की हत्या कर दी। ये जो सिंहासन पर बैठा था ना, तो ये अपने पुत्र से बार बार पूछते रहता था, तुमको यदि राजा बनना हो, जिस दिन इच्छा हो हमको बता देना, हम तुरंत यहाँ से हट जाएंगे, तुमको राजा बना। क्योंकि जान रहा था कि हमने किस तरह से गद्दी पाया, हमारे पिताजी ने किस तरह से गद्दी पाया, तो हो सकता है यदि हम नहीं हटेंगे गद्दी पर से, तो मेरा पुत्र भी इसी तरह का उपयोग करे, इसी का प्रयोग कर सकता है। ये बार बार अपने पुत्र से पूछते रहता था कि राजा बनने का इच्छा तो अभी नहीं है ना, राजा बनने की इच्छा हो तो हमको बता देना। तो उदयन की जो हत्या है वो किसने कर दी थी, तो अवंती के राजा पोलक ने उदयन की हत्या कर दी। इसके बाद इसका पुत्र आया नागदशक। इसके बाद इसका अंतिम शासक नागदशक, अंतिम शासक। ये जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उदयन का पुत्र था नागदशक, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक बना। ये जो जब शासक बना, ये जो था, ये बहुत महाबकलोल शासक था। ये जो है एकदम बकलोल शासक था। इसने अपना सेनापति नियुक्त किया महापद्मनंद को। नहीं, इसने अपना सेनापति नियुक्त किया था शिशुनाग को। इसने अपना सेनापति नियुक्त किया किसको, तो शिशुनाग। और जो भी बात होता, कोई भी काम होता, तो शिशुनाग से तुरंत पूछता कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो भी काम होता ये सब इसी से पूछ कर करता था। जब इससे पूछ कर करता था, तो धीरे धीरे इसके मन में सत्ता का लोभ जाग गया और इसने क्या किया, तो नागदशक की हत्या कर दी। और नागदशक की हत्या करके स्वयं मगध का शासक बन गया। कौन बन गया, तो शिशुनाग। और इसने अपने नए राजवंश की स्थापना की। तो वो कौन सा था, तो शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसने नए राजवंश की स्थापना की, कौन सा, तो शिशुनाग। किसकी हत्या करके शासक बना था, तो हर्यक वंश का शासक, हर्यक वंश का शासक नागदशक की हत्या करके यह मगध की गद्दी पर बैठा था। तो अब आगे अब हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। हर्यक वंश हम लोग का यहीं समाप्त हो गया। हर्यक वंश के कितने राजा हुए थे, कौन कौन था, तो बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन, उदयन के बाद उसका पुत्र कौन, तो नागदशक। और नागदशक की हत्या 412 ईस्वी पूर्व में, 412 ईस्वी पूर्व में
इसके अमात्य इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। कब? तो 412 ईस्वी पूर्व में। अब आगे हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग जब शासक बना तो ये भी बहुत ही बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। ये जब शासक बना तो जो अवंती को अभी तक कोई नहीं जीत पाया था, उस अवंती को इसने क्या किया? जीत लिया। इसने क्या किया? अवंती पर में कब्जा कर लिया, अवंती को जीत लिया। और ये इसके शासन का, और ये जो है इसके विजय का सबसे बड़ा विजय, सबसे बड़ा जो विजय है वह अवंती पर विजय प्राप्त किया। यही इसका सबसे बड़ी कीर्ति है। उसके बाद इसने क्या किया कि ये जो है अपनी राजधानी को, इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा से उठा करके लेके चला गया। कहां? तो वैशाली। इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा से उठा करके वैशाली में स्थानांतरित कर दिया और वैशाली को अपनी नई राजधानी बना दिया। इसके बाद इसने क्या किया? अवंती पर हमला किया और अवंती को जीत लिया, अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद वत्स को मिला लिया। उसके बाद कौशल प्रदेश को, इन सभी को इसने क्या किया? शिशुनाग ने जीत करके अपने मगध साम्राज्य में क्या किया? मिला लिया। शिशुनाग के बारे में विशेष जानकारी नहीं है या विशेष पूछता भी नहीं है इससे संबंधित, बस इतना ही पूछता है कि इसने सबसे बड़ा जो युद्ध लड़ा था वो युद्ध क्या था? तो अवंती के साथ लड़ा था, जिसमें शिशुनाग विजयी हुआ था। और दूसरा पूछता है तो इसके समय में जो राजधानी परिवर्तित हुई थी वैशाली, पूछेगा कि पहली बार मगध की राजधानी को वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो किसने स्थानांतरित किया था? तो शिशुनाग ने स्थानांतरित किया था। बस इतना ही इसके बारे में पूछता है। इसके बाद इसका पुत्र आ जाता है कालाशोक। इसके बाद इसका पुत्र आता है कालाशोक। इसके बाद शासक बनता है कौन? कालाशोक। कालाशोक जब शासक बनता है तो ये अपने शासन में यहाँ वैशाली में, ये अपनी राजधानी वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करता है। ये अपनी राजधानी में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करता है। ठीक है, कब किया था? तो 383 ईस्वी पूर्व में। 383 ईस्वी पूर्व में इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। कहाँ? तो वैशाली में। अब इसके बाद क्या हुआ कि वैशाली जो है बौद्धों के लिए एक तीर्थ स्थल का काम करने लगा। वैशाली जो है बौद्धों के लिए एकदम तीर्थ के रूप में समान हो गया। यहाँ पर में जगह जगह से बौद्ध भिक्षुक आते थे, लोग पर्यटक भी आते थे। यहाँ घूमने का एक पर्यटन स्थल बन गया था। ये एक जगह बहुत प्रसिद्ध हो गया था घूमने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आवागमन अधिक हो गया। आवागमन जब अधिक हो गया तो कालाशोक के मन में भय आ गया कि वैशाली में, राजधानी में इतने सारे लोगों का आवागमन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि राजधानी में लोगों का आवागमन अधिक रहेगा, अब बाहरी लोगों का आवागमन अधिक रहेगा, तो इससे क्या होगा कि गुप्तचर यानी जासूस भी आकर के यहाँ रह सकते हैं, रहेंगे और हमारे भीतर जो हमारी जो जानकारी है वो अन्य लोगों तक पहुँचाएंगे। तो इसके कारण इसने क्या किया? ये जानता था, कालाशोक ने पीछे इतिहास में देखा था कि अजातशत्रु ने किस तरह से वैशाली में अपने मंत्री वर्षकार को भेज करके वहां उस प्रदेश को जीत लिया था। किस तरह से वर्षकार को भेजा था और वर्षकार कुछ समय तक वहां रह करके वहां की जानकारी निकाल के लाया और हमला करके उसको जीत लिया था। तो ये बात जानता था कालाशोक। तो इसने सोचा कि
इस जगह को तो अब इसके महत्व को तो कम नहीं कर सकते हैं। यहाँ बौद्ध संगीति हुई है, अब यहाँ बौद्धों के लिए एक तरह से ये तीर्थ का रूप हो गया, तीर्थ स्थल हो गया है। अब इसको तो हटाया तो जा नहीं सकता है, तो एक काम करते हैं कि राजधानी को ही यहाँ से स्थानांतरित कर देते हैं। राजधानी को क्या करते हैं, यहाँ से स्थानांतरित कर देते हैं। तो कालाशोक ने क्या किया कि पुनः अपनी राजधानी को कहाँ लेके चला आया, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा अपनी राजधानी को लेके चला आया। इसके समय में दो दो राजधानियां हो गई थी। कौन कौन, तो पाटलिपुत्रा और वैशाली दोनों राजधानी थी। पाटलिपुत्रा जो है ये जो है प्रशासनिक राजधानी जो है वो पाटलिपुत्रा थी, और वैशाली जो है ये थी सांस्कृतिक राजधानी वैशाली, और प्रशासनिक राजधानी पाटलिपुत्रा। क्योंकि प्रशासन का जो भी काम होता था वो सब पाटलिपुत्रा लेके चला गया। कौन, तो कालाशोक। और वैशाली को इसने एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसको विकसित कर दिया। ठीक है। इसके बाद इसका जो अंतिम शासक था, इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था कौन, तो नंदीवर्धन। अंतिम शासक नंदीवर्धन। ये नंदीवर्धन जो है ये भी, इसके पहले जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, कौन था हर्यक वंश का अंतिम शासक, क्या नाम है, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक। इसी के तरह ये भी बकलोल निकल गया। इसने क्या किया, इसने भी अपना एक मंत्री नियुक्त किया। मंत्री किसको नियुक्त किया, तो महापद्मनंद को। इसने भी अपना मंत्री नियुक्त किया, किसे, तो महापद्मनंद को। अब महापद्मनंद को जब इसने अपना महामंत्री नियुक्त किया तो इस महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना कर दी। इसने क्या किया कि नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना कर दी, खुद वहां का मगध का शासक बन गया। अब कौन सा वंश आ गया, तो नंद वंश। इससे पहले कौन कौन सा खत्म हुआ है, तो बृहद्रथ वंश, उसके बाद हर्यक वंश। हर्यक वंश में कितने शासक थे, तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। उसके बाद कौन सा आया, नागदशक की हत्या किसने की, तो इसके अमात्य शिशुनाग ने। फिर इसने कौन सा वंश बैठाया, शिशुनाग वंश की स्थापना की। पहला शासक शिशुनाग, उसके बाद उसका पुत्र आया कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया, तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में करवाया। उसके बाद इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा पुनः स्थापित किया। उसके बाद इसका पुत्र आया नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या किसने की, तो महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या की और नंद वंश की स्थापना किया। अब आगे जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नंद वंश से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।